गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पढ़ेंगे आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनके ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ओके, अब देखिए, जैसे हम ये पढ़ चुके हैं कि जो साइन साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है ना। हमने यूनिट सर्कल लेके भी देखा था कि जो साइन फंक्शन होता है, तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से +1 के बीच में आती है, जिसमें -1 +1 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ओके, इसी तरह से हमने कॉस फंक्शन के बारे में बात किया था कि हम बोल रहे थे कि जो कॉस फंक्शन होता है वो भी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और ये भी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि साइन फंक्शन कॉस फंक्शन दोनों ही रियल नंबर के लिए डिफाइन है। मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिस पे ये डिफाइन ना हो, ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसके ऊपर साइन और कोसाइन फंक्शन डिफाइन ना हो। तो इसका मतलब हो गया कि इस साइन और कोसाइन फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो जिन वैल्यू पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ, तो जनरली हम ऐसा लिखते हैं डोमेन को, मैंने लिखा है डोमेन, है ना। और ये जो फंक्शन है, तो इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स से साइन एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। तो साइन एक्स किसका किसका फंक्शन है, एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है ना। तो हम अगर डोमेन को लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखते हैं डोमेन ऑफ साइन एक्स। तो अगर मुझे साइन एक्स का डोमेन बताना है, मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डी एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज को लेगा ये। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। ओके, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, तो रेंज को लिखने का तरीका क्या होता है, हम इस तरह से लिखते हैं, आर एफ, रेंज ऑफ फंक्शन। तो इस केस में रेंज क्या है इसकी, -1 से +1। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, -1 से +1, तो जो आउटपुट मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है ना, तो -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए +1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी और -1 से छोटी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, -1 टू +1, और -1 +1 इंक्लूडेड है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, -1 टू +1, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये किस बात को डिनोट कर रहा है कि -1 और +1 भी इंक्लूडेड है। अगर -1 +1 कहीं इंक्लूड नहीं होते तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में। इसका मतलब कि -1 +1 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर -1 +1 इंक्लूडेड है, तो हम इस तरह से लिखेंगे सिंबॉलिकली। ठीक है ना, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, -1 टू +1। कॉस एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, उसका रेंज क्या होगा, -1 टू +1। ठीक है, ऐसे अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ कैसा होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ ये रेफरेंस लाइंस ली हुई है ना। यहाँ हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। फंक्शन क्या हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ होगा। तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि साइन जीरो कितना होता है, जीरो। ठीक है ना, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई साइन जीरो पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। ओके, साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब मैंने देखिए जो रेफरेंस लाइन ली है वो π/2 पर, पाई पे 3π/2, 2π इस तरह से ली हुई है ना। ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 यहाँ कहीं आएगा, ये साइन 30 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, साइन 60 होगा, बीच में यहाँ कहीं साइन 45 होगा होगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है,
1/2, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? अब देखिए ये 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ इसका मतलब 1/2 यहाँ कहीं अप्रॉक्स 1/2 यहाँ कहीं मिल रहा होगा मुझे। ओके, देन साइन 45 क्या होगा? 1/√2। साइन 60 क्या होगा? √3/2, 0.85 समथिंग यहाँ कहीं आएगा, है ना, साइन 60 यानी 0.85 समथिंग, और साइन π/2 दैट इज 1, ठीक है। और आपको मालूम है कि साइन फंक्शन जो भी हो, तो साइन के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब आप बोल रहे हो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, यानी 0.5 हो गया, देन 45 1/√2, देन 60 √3/2 अप्रॉक्स 0.86 आता है वो, फिर 91, यानी जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती चली आ रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, कुछ इस तरह से जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 91 और साइन 180 कितना होता है? 0, यानी 1 से लेके 0 वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से ग्राफ बनेगा सिमेट्रिकली, कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसी वैल्यू गई फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है ये, ठीक है ना। तो साइन 91 और देन पाई पे कितना आ रहा है? 0 मिल रहा है। तो पहले इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन डिक्रीज हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है? तो आप देखो कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या हो रहा है? 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। साइन पाई 0, साइन 3π/2 दैट इज 270 डिग्री। 270 डिग्री पे साइन क्या होगा? -1, तो -1 यानी यहाँ के ये पॉइंट मिलेगा मुझे 270 पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 0 से -1 फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये कुछ ऐसा बनेगा कर्व। इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं कुछ इस तरह से, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 0 से -5 डिक्रीज हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव, लेकिन -1 से 0 से -1 डिक्रीज हो रहा था थर्ड में, अब क्या हो रहा है? -1 से 0 की तरफ ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता चले जाएगा कर्व, क्योंकि हमने देखा है क्या, जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या होती है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ेगी, सेकंड में डिक्रीज होगी, थर्ड में डिक्रीज होगी, फोर्थ में फिर से बढ़ेगी, 360 तक जाते हैं, देख साइकिल पूरा हो जा रहा है। यानी कहां से वैल्यू स्टार्ट हुई थी? 0 से, और 0 से फिर कहां गए हम? 0 से गए 1 पे, फिर 0 पे, फिर -1 पे। याद करो 1 यूनिट सर्कल, पहले 0 होता था, फिर 1 आता था, फिर यहाँ कितना आता था? -1, फिर कितना आता? 0, ठीक है ना। एक साइकिल पूरा होता था, उस तरह से वापस 0 पे आते थे 360 डिग्री में। तो ये यहाँ पर एक साइकिल यहाँ से 0 से चलना चालू करो, यहाँ तक आते कि इसका एक साइकिल पूरा हो गया, है ना। इसी तरह से इधर भी कंटिन्यू होगा, कुछ इस तरह से रहेगा ये कर्व, ओके। तो इसका मतलब हो गया कि जो साइन एक्स जो फंक्शन है वो कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब है किसी न किसी एंगल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो आप देखो, जब मैंने यहां से 0 से यहां से स्टार्ट किया और वापस ये पॉइंट मुझे कहां मिल रहा है? यहाँ पर 2π पे आके मिल रहा है। इसका मतलब हो गया 0 से लेके 2π, ये मेरा क्या हो गया? इसका 0 से लेके 2π, ये इसका पीरियड हो गया। 2π के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड कितना हो गया? 0 से 2π, यानी 2π, 0 से 2π, इस इंटरवल में एक साइकिल पूरा कर ले रहा है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे? 2π तक अगर जाएंगे, यानी 360 से 720 डिग्री तक, तो फिर ये एक साइकिल पूरा करेगा, ठीक है ना। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2π। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2π। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर, भाई सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा? कहां तक ये जा रहा है मैक्सिमम? बताइए। +1 तक, और यहां नीचे -1 तक। -1 से छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, +1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका रेंज क्या होगा? -1 से +1। अच्छा, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो भाई पर्टिकुलर हम अगर ओवरऑल इंटरवल में बात करें तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, लेकिन अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो इंक्रीजिंग है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, फोर्थ में बात करें तो कैसा? इंक्रीजिंग है। फोर्थ और फिफ्थ देन फर्स्ट में आ जाएगा, तो फिर क्या है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ओके। इसी तरह से अगर हम टेन फंक्शन की बात करें,
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अब 10x फंक्शन है, अब आप मुझे सोच के बताइए tan 0 कितना होता है? 0। ठीक है ना, तो tan 0 कितना हो गया? 0। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइन, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या होता है? 10 डिफाइन नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे हम पाई बाई 2 के क्लोज जाएंगे, हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी, है ना। जब मैं इस एंगल को 90 डिग्री के क्लोज लेके जाऊंगा, पाई बाई 2 को क्लोज लेके जाऊंगा, ये वैल्यू मुझे बहुत बड़ी मिलती चली जाएगी। तो हम बोलेंगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रही है। समझ में आया? एग्जैक्ट 90 डिग्री पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला पॉइंट मैं ले ही नहीं सकता हूं, क्योंकि 92 फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। लेकिन मैं 90 के जितना चाहे उतना क्लोज जा सकता हूं, जितना क्लोज जाऊंगा मुझे उतनी ही बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो क्या होगा, कुछ इस तरह से वैल्यू स्टार्ट होगी। और देखो ये वैल्यू 1 कब मिलेगी? 45 पे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से चलता चले जाएगा कर्व, कुछ इस तरह से जाएगा ये। अब इस ग्राफ को मैंने ये जो मैंने रेफरेंस लाइन ली, इस मैंने टच नहीं किया है। टच क्यों नहीं किया? क्योंकि एग्जैक्ट पाई बाई 2 में रखूंगा नहीं, पाई बाई 2 रखूंगा तो यहाँ कोई वैल्यू मिलेगी नहीं ना। मतलब इन्फिनिटी की ओर जा रहा, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड में 10 नेगेटिव। अब सेकंड में 10 नेगेटिव होता है और पाई बाई 2 पे कैसा है? वो नॉट डिफाइन है। तो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से। मतलब जस्ट पाई बाई 2 के बाद वाले जैसे क्लोज वैल्यू लेंगे, जस्ट 90 डिग्री के जस्ट बाद वाला एंगल 90.001 डिग्री, उतना भी लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? बहुत बड़ी मिलेगी नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि हम कहां पहुंच गए? 90 से आगे गए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो वो कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा? यहां कहीं से स्टार्ट होगा। फिर पाई पे आके 10 कैसा हो जाता है? 10 पाई 0। तो देखो यहां से कहा सेकंड में नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड में जाके फिर पॉजिटिव हो जाता है, और यहां पर आके 3 पाई बाई 2 पे क्या मिल जाता है मुझे? नॉट डिफाइन। थर्ड में फिर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फोर्थ में फिर नेगेटिव होगा, तो फोर्थ में फिर कुछ ऐसे स्टार्ट होगा कर्व, इस तरह से, और ऐसे कंटिन्यू चलता चले जाएगा। ठीक है ना। यहां भी अगर हम इस तरफ आएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। समझ गए बात को? अब आप मुझे सोच के बताओ। अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां से कर्व स्टार्ट किया है, और उसके बाद यही जीरो पे जीरो मिल रहा है, फिर वापस जीरो मुझे कहां मिल रहा है? पाई पे आके। इसका मतलब ये, इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। तो 10x का पीरियड कितना होगा? पाई। पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। साइन एक्स का पीरियड कितना था? 2 पाई। 10x का पीरियड कितना होगा? पाई। पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना चालू कर देगा। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? आप ये देखो जरा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, इंक्रीजिंग, यहां से स्टार्ट करूं, इंक्रीजिंग, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। रेंज क्या होगा इसका? डोमेन तो आपने बता दिया। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। रेंज क्या होगा इसका? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर। तो वो इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा साइन फंक्शन था। मैंने आपसे बोला था कि इसका डोमेन क्या है। अब जरा मुझे आप बताते चले जाइए। अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है ना, तो डोमेन को मैंने बोला था डी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? -1 टू +1। ठीक है ना, तो -1 से +1 के बीच की वैल्यू मिलेगी ना। तो ये +1 से ऊपर की वैल्यू मिल रही, ना ही -1 से नीचे की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। ये -1 यहां पर, ठीक है ना, ये कुछ ये होगा -1 यहां पर आएगा, ये -1। ना तो -1 से नीचे की वैल्यू मिलेगी, ना ही +1 से इसमें ऊपर की वैल्यू मिलेगी। अब आप देखो, ये 0 से 2 पाई के बीच में अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड ऑफ साइन एक्स फंक्शन 2 पाई। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो अगर मैं आपसे बोलूं ओवरऑल, अगर इंटरवल की बात करूं ओवरऑल, तो ये तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग है।
फिर मैं बोलूंगा π/2 से 3π/2 के बीच में, तो ये देखो डिक्रीजिंग है। देन अगर 3π/2 से 5π/2 तो कैसा इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। इन जनरल नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पर्टिकुलर किसी अगर हम इंटरवल में बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज -1 से +1, पीरियड 2π, ठीक है ना। नोट करते जाओ। चलो बढ़े आगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, हमने जो साइन एक्स का है ना फंक्शन, उसका ग्राफ ड्रॉ किया था। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये हमारा यूनिट सर्कल था, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कितना होता था 1, है ना। ये कितना होता था यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें इस पॉइंट के, तो बताओ कितना होता था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0। यहाँ जाते तो हम 0 0 1, यहाँ आते तो -1 0, यहाँ पर आते तो क्या होता था 0 -1। साइन एक्स जो बाद वाला कोऑर्डिनेट था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, साइन एक्स को। तो साइन 0 कैसा मिलता था हमें, साइन 0 0, साइन 90 डिग्री +1, साइन पाई 180 डिग्री कितना 0, साइन 270 डिग्री -1, वापस आ गया 360, एक साइकिल पूरा हो गया तो 0। ये इसका क्या हो गया, एक पीरियड हो गया पूरा, उसने एक राउंड पूरा किया यहाँ से यहाँ तक, तो इतने में पूरी वैल्यू को वो रिपीट कर ले रहा है, ठीक है ना। अब जरा इसका ग्राफ पे थोड़ा ध्यान देना, आप देखिएगा समझिएगा। इसको हम क्या लेके चल रहे थे 1, ठीक है ना, यूनिट सर्कल था। अब सपोज ये कोई एंगल थीटा है ना, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर साइन थीटा को, ठीक है ना। यानी ये जहां भी परपेंडिकुलर रहेगा उस साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। पी जहां भी मूव करेगा परपेंडिकुलर साइन थीटा को, और बेस किसको रिप्रेजेंट करता था, कॉस थीटा को, है ना। अब इसका कर्व थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए अब जैसे जैसे ये मूव करेगा ये पॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग ये कर्व ड्रॉ होता जा रहा है, ठीक है। एक साइकिल यहां तक उसने पूरा किया तो ये कर्व कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है ना। इसलिए इसका पीरियड कितना है 2π। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर, सारी वैल्यू को ले रहा है ये, सारी वैल्यू को ले रहा है, सभी पे डिफाइन है, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज -1 से +1, ठीक है ना, +1 to -1, -1 to +1, तो रेंज क्या है -1 to +1। तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी +1। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, रेंज -1 to +1, पीरियड 2π, और कैसा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड कितना होगा 2π होगा। और मैंने आपको बता दिया कहीं पे किसी इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, कहीं पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं cos x फंक्शन की। तो अब cos x फंक्शन में देखिए, cos 0 कितना होता है 1, 90 कितना होता है 0, 270 सॉरी पाई पे कितना मिलेगा -1, 270 पे 0, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 90 पे कैसा मिलेगा 0, 2π पे आके फिर कितना हो गया 1, ठीक है। तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये 0 से, मतलब जब इसकी वैल्यू 0 मिल रही, वापस 0 यहां पर मिल रही है, तो कितना इंटरवल है ये 2π, तो इसका पीरियड कितना हो गया 2π। सभी वैल्यू को ले रहा है ये, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं इस पे डिफाइन ना हो, सभी पे डिफाइन है कॉस। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बोलिए अब। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन -1 to +1, पीरियड क्या है इसका 2π। बेटा हम यहां से कहीं से भी कोई पॉइंट स्टार्ट कर लो, मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू कैसी है +1, वापिस आके मुझे +1 कब मिलेगी, ये हमने यहां से यहां तक गए, यहां पर आए तो यहां पर आके +1 मिल रही है ना। तो ये एंगल देखो आप, यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 2π, तो 2π का एंगल बनेगा ना, यानी 2π के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो उसका पीरियड कितना हो गया 2π। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये भी वही है, ओवरऑल तो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग, लेकिन अगर पर्टिकुलर इंटरवल में बात करें, अब आप देखो जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जा रहा है, ये 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है,
ओवरऑल अगर मैं 0 से पाई के बीच की बात करूं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है। थर्ड में कैसा है? थर्ड में कैसा होता है? कॉस नेगेटिव, फोर्थ में जाके फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो थर्ड से अगर फोर्थ में जा रहा हूं मैं, तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव। और फोर्थ में जाके कैसा हो गया? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर आ गया ना, तो पॉजिटिव हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं 10x की। ये भी हम देख चुके हैं कैसे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो 10 कैसा होता है? पॉजिटिव, सभी है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। और 10x कैसा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से इंफिनिटी की तरह इंक्रीज करेगा। सेकंड में कैसा होता है? नेगेटिव हो जाता है। थर्ड में जाके फिर पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये कैसा है? इंक्रीजिंग है। यहाँ पर देखो कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से 0, देन 0 से प्लस इन्फिनिटी। सेकंड में नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आके कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। थर्ड में फर्दर क्या, फोर्थ में फिर से क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। लेकिन ऑलवेज कैसा होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है ना। इसका पीरियड कितना है? पाई। यहाँ पर देखो जरा, अगर मान लो मैं इस वैल्यू की बात करूँ, आप तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। जैसे 0 पे ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 0। ठीक है ना। फर्दर 0 कब मिल रहा है? फिर यहाँ पर हम गए पाई पे, फिर जाके ये 0 मिल रहा है। यानी इसका पाई क्या हो गया? इसका इंटरवल हो गया। पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन बताओ जरा। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन हो रहा है। 90 डिग्री पे ये देखो, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है ना, ये 3 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? अरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू मिल गई, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? रेंज ऑल रियल नंबर, या बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पीरियड बता दो। पीरियड क्या हो गया इसका? पाई। 180 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा 180 डिग्री। कैसा है ये? ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, ये फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो 10x फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। cosec x को देखिए। अब cosec x का ग्राफ कैसे बनता है? तो याद कीजिए, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 और उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec होता है। तो साइन 0 0 है, cosec 0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। 1/0 नॉट डिफाइन ना, तो cosec 0 नॉट डिफाइन होगा। तो आप देखिए 0 डिग्री पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन 90 कितना होता है? 1। तो cosec 90 भी कितना होगा? 1। तो ये प्लस इन्फिनिटी से, क्योंकि जैसे जैसे हम 0 के जितना क्लोज होंगे हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। एग्जैक्ट 0 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है 0 पे। तो मैं 0.0001 वो ले सकता हूं। तो जितना मैं 0 के क्लोज होऊंगा उतनी ही मुझे बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि कहां से स्टार्ट हो रही है वैल्यू इसकी? पॉजिटिव इन्फिनिटी से, बहुत बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। और जैसे हम 90 पे आएंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? साइन और कॉसेक का घर होता है, वहां भी पॉजिटिव होता है, तो रहेगा तो पॉजिटिव। अब 90 पे वैल्यू 1 है, और साइन 180 कितना हो जाता है? 0। तो कॉसेक 180 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। फिर वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे जैसे हम वैल्यू को कहां बढ़ा रहे हैं? हम पाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एंगल को 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो वैल्यू बहुत बड़ी होती चली जाएगी, फिर इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। थर्ड और फोर्थ में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, यानी पाई बाय पाई के अगर हम आगे जा रहे हैं, तो पाई पे तो फंक्शन कैसा है? पाई पे कैसा है? ये कॉसेक फंक्शन नॉट डिफाइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जैसे मैं पाई से बड़ी वैल्यू लेता हूं, मुझे नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। और 3 पाई बाई 2 पर जा रहे हैं तो कितना मिल गया मुझे? -1। देन फिर हम कहा जा रहे हैं 2 पाई पे, तो फिर कहां जाएंगे? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी वैल्यू। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा।
अब जरा आप मुझे बताइए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखिए अगर मान लीजिए मैं इस वैल्यू को पकड़ता हूं, यहां से इस वैल्यू को लिया और इस वैल्यू तक अगर आए, तो देखिए 90 90 90 90, यानी कितना हो गया 362 पाई। तो इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई होगा। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, डिक्रीज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट 1 से इन्फिनिटी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ में जाके क्या हो रहा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज हो रहा है। डोमेन क्या है इसका, क्या सारी वैल्यू के लिए डिफाइन है? नहीं, यहां पर तो मुझे नॉट डिफाइन मिल रहा है। किस किस पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। इस तरफ आएंगे तो देखो जरा, यहां पर क्या -पाई पे, ठीक है ना, इन पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होगा। रेंज क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं मुझे, तो आप देखो जरा, ये +1 से बड़ी सारी वैल्यू मिल रही है, इसमें 1 इंक्लूडेड है। -1 से छोटी सारी वैल्यू मिल रही है, इसमें -1 इंक्लूडेड है। इसका मतलब हो गया 1 से बड़ी वैल्यू, -1 से छोटी सारी वैल्यू मिलेगी, -1 और +1 के बीच की वैल्यूज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बताइए जरा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इसको हम देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू +1, ऐसा ही बोल सकते हैं। या फिर इसी को लिखने का ऐसा भी तरीका है, रेंज ऑफ फंक्शन को क्या, कहां से कहां तक मिल रहा है, -इन्फिनिटी से -1 तक, जिसमें -1 इंक्लूडेड है, यूनियन +1 से लेके इंफिनिटी तक, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। पीरियड कितना है इसका, पीरियड बोलो 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना है 2 पाई। 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग होगा और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सेक एक्स फंक्शन। अब सेक एक्स फंक्शन देखिए, कॉस 0 कितना होता है 1, सेक 0 कितना होगा 1, 0 पे 1 मिल रहा है मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। कॉस 90 कितना होता है 0, जब कॉस 90 0 होता है, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1/0 यानी नॉट डिफाइन, यानी 90 पे फंक्शन कैसा होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम 90 की तरफ अप्रोच करेंगे, फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी मिलती चली जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां वैल्यू जा रही है, 1 से इंफिनिटी की तरफ, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो जैसे मैं π/2 से जस्ट नियरेस्ट वैल्यू लेता हूँ, जस्ट अगली वैल्यू लेता हूँ π/2 के जस्ट बाद वाली, फिर π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, तो हमें नेगेटिव में क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। पाई पे आके -1, फिर 3π/2 पे फिर -इन्फिनिटी। तो सेकंड और थर्ड में कॉस सेक कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है, लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और थर्ड में कैसा है, डिक्रीजिंग। फोर्थ में जाके फिर से वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग कह रहा हूं सॉरी, पॉजिटिव, और होगा कैसा, डिक्रीजिंग होगा। कहां से कहां तक, +इन्फिनिटी से 1, +1 की तरफ। ठीक है, इस वैल्यू को देखिए, यहां मुझे 1 मिल रहा है, फिर यहां जाके यहां पर 1 मिल रहा है, 90 90 90 90, यानी कितना 360। तो कितना हो गया इसका पीरियड 2 पाई। कहीं से भी आप ले सकते हो, आप यहां से ले लो, ये इसका पीक मिल रहा है, और यहां पर जाके इसका फिर से देखो आप, है ना, आप ये मत बोलना इधर इंक्रीजिंग में यहाँ पीक मिल रहा है, इंक्रीजिंग में जाके यहाँ पीक मिल रहा है, तो कितना इंटरवल आ गया 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। अब आप समझ ही गए होंगे, आप डोमेन बता पाएंगे आराम से, बता दिए जरा, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलो। ऑल रियल नंबर कहाँ डिफाइन नहीं है, किस किस पे डिफाइन नहीं है, π/2, 3π/2, 5π/2, all real number except 2n plus 1 π/2 where n belongs to integer। ठीक है, रेंज बोलो जरा, रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू +1, यहां भी वही हो रहा है, -1 से +1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी, बाकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं रेंज को, बोलो, -इन्फिनिटी से
-1 तक, जिसमें इंक्लूड होगा -1, यूनियन +1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, क्या बोला मैंने? कहां से? माइनस इंफिनिटी से -1 तक, फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो यहां पर कहीं भी ग्राफ नहीं आ रहा है इस बीच में। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई? रेंज। पीरियड बता दो भाई, क्या होगा पीरियड? 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कहीं डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट में कैसा है ये बताओ? फर्स्ट में इंक्रीजिंग है, सेकंड में इंक्रीजिंग है, थर्ड में डिक्रीजिंग है, फोर्थ में आके फिर कैसा है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, कॉटेक्स में क्या होगा ये देखिए, tan 0 कितना होता है? tan 0 0 होता था, इसका मतलब cot 0 क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। तो cot 0 पे क्या मिलेगा मुझे? इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, यानी जैसे हम 0 के क्लोज होंगे मुझे क्या मिलेगी? बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता? पॉजिटिव होता, तो प्लस इन्फिनिटी। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइन। तो tan 90 नॉट डिफाइन होता तो cot 90 क्या हो जाएगा? 0। तो cot 90 कितना हो गया? 0। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ किस तरह से आ रहा है देखिए आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, और प्लस इन्फिनिटी से कहां आया? 0 की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, 0 से कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। थर्ड में फिर पॉजिटिव होता, फोर्थ में नेगेटिव होता, थर्ड में कहां से जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी से 0, फोर्थ में 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो है कैसा ये? ऑलवेज डिक्रीजिंग कर्व। अब जरा बताओ इसका डोमेन क्या है? बोलो भाई, किस किस पे डिफाइन है ये? किस पे? 0 पे नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन। आप देखो सारी वैल्यू मिल जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। पीरियड क्या है इसका? पीरियड आप समझ ही गए, इसका कितना आ जाएगा? पाई। पाई के बाद अपनी वैल्यू को ये रिपीट करेगा। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। tan x क्या था? ऑलवेज इंक्रीजिंग था। ये क्या है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है ना? ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमें ध्यान रखिएगा। हमने कुछ वैल्यूज पढ़ी हुई थी। मैंने आपसे बोला था कि भाई जो हमारा 1 रेडियन होता है ना? तो देखो मैं रेडियन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया था कि इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, केवल 1 लिखा है दैट इज कि 1 रेडियन है। ठीक है, तो अगर 1 रेडियन की जो वैल्यू है, मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना? लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है दैट इज कि वो रेडियन में एंगल है। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता था? 57 डिग्री, 16 मिनट, 22 सेकेंड, अप्रॉक्स ये होता था। होता था? तो ये आपको याद होगा अच्छे से। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 रेडियन, तो अगर मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू की बात करूं तो मैंने बोला भाई 57 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं भाई 2 रेडियन, तो 2 रेडियन की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 114 डिग्री। ठीक है, 3 रेडियन, बोलो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 171 डिग्री। 4 रेडियन, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 114 का डबल कर दो, 228। 5 रेडियन, तो 5 रेडियन के अप्रॉक्स वैल्यू 285 डिग्री। 6 रेडियन, तो 6 रेडियन की अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। तो 114 का ट्रिपल कर दो तो कितना हो गया? 342 डिग्री। 7 रेडियन, तो 7 रेडियन कितना आ जाएगा? 399 डिग्री। ओके, अब थोड़ा सा चीजों का अगर आप ऑब्जर्व करो, तो मैंने बोला 1 रेडियन दैट इज 57 डिग्री। 57 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 114 डिग्री
किस में आ रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। 171 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। 228 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। 285 डिग्री किस में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 342 डिग्री है ना, 285 270 से ज्यादा हो गया ना, तो फोर्थ में आ गया। 342 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, अभी भी किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 399 360 से आगे निकल गया, ठीक है, तो कहा गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट रेडियन मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड रेडियन और थर्ड रेडियन किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में। 5 रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट में। 6 रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट में। 7 रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी अभी की नोट कीजिए इसको और अभी की अभी दिमाग में इसको बैठा लीजिए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? sin theta is equal to 5/3, tan theta is equal to 1002, cos theta is equal to 1 plus p square upon 1 minus p square, where p not equal to 0 and plus minus 1. Sec theta is equal to 1/2. देखो, अगर हम फर्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो कितना दिया है? sin theta is equal to 5/3, तो sin theta is equal to 5/3, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? मोर देन 1 आ रही है ना। एस साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1। साइन थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करता है, जबकि 5/3 क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1 आ रही है वैल्यू। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से वैल्यू बड़ी 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पहला वाला तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो जरा, tan थीटा इज इक्वल टू 1002 1002, ये पॉसिबल है। as tan theta can take any real value, ठीक है, in on domain, तो अपने डोमेन में वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर कितना रहा? 1002, तो पॉसिबल है, क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू मिल सकती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1002, ये पॉसिबल है। सी की बात करें अगर हम, cos थीटा इज इक्वल टू 1 plus p square upon 1 minus p square, cos थीटा इज इक्वल टू 1 plus p square upon 1 minus p square। यहाँ पर बोला p नॉट इक्वल टू +-1, +-1 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि +-1 कुछ लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा 1, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन। अब बोल रहा p नॉट इक्वल टू 0, p 0 भी नहीं लेना, क्योंकि अगर p 0 लेते तो 1/1 1 मिल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल है, तो उसने बोल दिया कि p हमें 0 नहीं लेना है। तो अगर p 0 नहीं लेते हो, 0 के अलावा कोई वैल्यू लेते हो, तो आप जरा देखो, अगर p 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लेते हो, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। मान लो आपने 2 लिया, तो 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5, और 1 माइनस कितना हो गया? 4 - 3, तो न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा ना। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू आएगी, ये क्या होगी? या तो 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ p other than 0, numerator is greater than
डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर हमेशा कैसा होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा आएगा। सो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, या तो ये लेस देन -1 होगा और या फिर क्या होगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसकी वैल्यू या तो क्या होगी -1 से छोटी आएगी या फिर +1 से बड़ी आएगी, जबकि कॉस थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहना चाहिए, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। डी क्या बोल रहा है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये तो दिख ही रहा है नॉट पॉसिबल। हाँ, एज sec थीटा lies between -infinity to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। sec थीटा की वैल्यू हमेशा -infinity से -1 या फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करती है, जबकि 1/2 है तो -1 से +1 के बीच में आती नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, find the values of p so that the equation 2 cos square x minus p plus 3 into cos x plus 2 into p minus 1 is equal to 0 has a real solution। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p so that the equation 2 cos square x minus p plus 3 into cos x plus 2 into p minus 1 is equal to 0 has a real solution। इस पूरी इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप ध्यान दो तो ये क्या है, x में क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको सॉल्व करके cos x निकालने की, x में नहीं cos x में क्वाड्रेटिक है तो हम cos x निकालने की कोशिश करते हैं। अब cos x कैसे निकलेगा, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता ही है। तो cos x इज इक्वल टू, बोलिए कितना होगा, माइनस ऑफ बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा p+3, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर दैट इज p+3, माइनस है तो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितना 2 इंटू p-1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2, तो देखो क्या हो जाएगा, ये p+3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ओपन करेंगे तो आ गया पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 माइनस 4 2 8 2 16, तो -16p प्लस 16, ठीक है, अपॉन 4 दैट इज p+3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 10p, ओके, 16 प्लस 9 25 अपॉन 4 दैट इज p+3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p-5 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो एक चीज समझिए, ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ये किसके इक्वल चल रहा है, cos थीटा इक्वल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया p+3 प्लस माइनस मॉड ऑफ p-5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ p-5 डिवाइडेड बाय 4। अब एक चीज और समझिए, आपने बोला कि क्या होना चाहिए, रूट्स कैसे होना चाहिए, रियल होना चाहिए। फॉर रियल सॉल्यूशन, फॉर रियल सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेंट है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा था यहाँ पर हमारे पास, इसी को तो हमने सॉल्व किया, यही होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, रूट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये कितना आ रहा है p-5, तो इसका मतलब है कि भाई p-5 कैसा होना चाहिए, p-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। p-5 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी p-5 पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ये मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव, तो भाई हम इसको पॉजिटिव ओपन कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, सो cos थीटा इज इक्वल टू p+3
प्लस माइनस p माइनस 5, ये पॉजिटिव ओपन होगा अपॉन कितना 4। एक बार आपने प्लस साइन ले लिया तो कितना आ गया cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा p प्लस 3 प्लस p माइनस 5 अपॉन 4, 2p माइनस कितना 2 अपॉन 4, दैट इज p माइनस 1 अपॉन 2। ये cos थीटा मिल गया मुझे। एक बार माइनस साइन ले लिया तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, p प्लस 3 माइनस p प्लस 5 अपॉन 4, p से p कैंसिल, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2। cos थीटा इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। अरे ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू कैसी मिल रही है, ग्रेटर देन 1 मिल रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। इसका वाला cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से मालूम है, यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व, कि जो cos थीटा है वो कहां से कहां लाई करता है, -1 से +1 के बीच में, और वहां क्या मिल गया मुझे p माइनस 1 अपॉन 2, तो p माइनस 1 अपॉन 2 ये कहां से कहां लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, इस p को हटा, -1 को हटाना है तो +1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, +1 ऐड करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये आ गया p, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। यानी p की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 3 के बीच में। हमारा आंसर क्या आ गया, p बिलोंग्स टू -1 टू 3। यहां पर देखो थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व करो आप, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, p माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा आपको कि p ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहां से मिल रहा है p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिल रहा है। और जब p अगर मैं 5 से ग्रेटर ले रहा हूं या 5 के इक्वल ले रहा हूं, ये तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ 2 मिल रहा था, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 5 से ग्रेटर आप लेते हो, यहां से हम सॉल्व करके निकाला तो p की वैल्यू -1 से 3 आना चाहिए, जबकि यहां मुझे क्या मिल रहा था कि p कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी ऐसी p की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, अगर आप क्या रखते हो 5 भी रखते हो, यहाँ पर देखो क्रॉस चेक करके देखो 5 रखोगे तो 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, cos थीटा इक्वल टू 2 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। 5 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करके देखो, ये हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो और यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, p -1 से 3 के बीच में वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो -1 से 3 के बीच में बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, p की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। तो क्या पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना, तो क्या बोलेगा, नो रियल वैल्यू, क्या आंसर हो जाएगा, नो रियल वैल्यू। तो ये राइट आंसर होगा, है ना, ऐसी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिससे इसके रियल सॉल्यूशन मिले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, tan 1 tan 4 tan 7 tan रेडियन। देखिए पहला क्या दिया है, tan 1, ठीक है ना, tan 1 मतलब कितना हो गया, tan 57 डिग्री अप्रोक्स। ठीक है, फिर कितना है tan 4, यानी अप्रोक्स कितना हो जाएगा, tan 4 मतलब 228 डिग्री, tan 7, तो tan 7 का मतलब कितना हो गया, tan ऑफ 399 डिग्री अप्रोक्स, फिर tan tan कितना हो जाएगा, tan ऑफ 570 डिग्री अप्रोक्स। tan 57 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। tan 228, मैंने बोला था जब भी हम किसी एंगल की वैल्यू, है ना, किसी मतलब ये वैल्यू 228 कैसा है, 180 डिग्री से मोर है, तो जब कभी अगर कोई वैल्यू ऐसी मिल रही है जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, याद नहीं है, तो मैंने क्या बोला, तो उसका डिफ्लेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस से देख लेना चाहिए। रेफरेंस एंगल, तो 228 डिग्री के लिए रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan 180 प्लस 48 डिग्री लिख सकते हैं ना,
तो आप देखिए tan 180 प्लस थीटा कितना होगा, फिर कहाँ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया तो tan 48, तो इसके लिए रेफरेंस एंगल क्या हो गया 48 डिग्री। 399, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan 360 डिग्री प्लस बोलिए 39 डिग्री, तो ये कितना आ गया tan ऑफ 39 डिग्री। 570, तो tan ऑफ 570, तो मैंने बोला था कि 180 वाली लाइन से डिफ्लेक्शन देखना चाहिए, ठीक है ना, यानी 550 540 18 3 इंटू 180, 540 हो गया, 540 प्लस 30, ठीक है ना। तो किस, देखो 180, फिर एक राउंड पूरा किया तो 360, फिर वापस 180, ठीक है ना, फिर 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा कितना होता है tan थीटा, यानी tan 30 के इक्वल हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था tan कैसा होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे tan की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर सबसे छोटा एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो देखो आप ऐसा समझ सकते हो 30 डिग्री इज लेस देन 39 डिग्री, इज लेस देन 48 डिग्री, इज लेस देन 57 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एंगल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना, tan की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, उससे बड़ी वैल्यू tan 39 डिग्री, देन tan 48 डिग्री, देन tan 57 डिग्री। तो tan 30 डिग्री ये किसके करस्पॉन्डिंग था, tan ऑफ 10 रेडियन, tan 39 tan 7 है, ठीक है, tan 48 tan 4 है, फिर tan 57 tan 1, ठीक है। तो क्या पूछा था, कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, तो tan 1, यानी tan 1 रेडियन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट मिलेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, sin 3 sin 2 sin 1 एंड sin 7, बताइए। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, sin 3 sin 2 sin 1 sin 7, तो अगर मैं sin 3 रेडियन की बात करूं तो sin 3 रेडियन मतलब कितना हो गया बोलो, sin 3 रेडियन मतलब कितना, 3 मतलब कितना 171 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है ना। sin 2 मतलब कितना हो गया, साइन ऑफ 114 डिग्री, sin 1 मतलब कितना हो गया, साइन ऑफ 57 डिग्री अप्रॉक्स। sin 7, तो sin 7 मतलब कितना हो गया, साइन ऑफ 399 डिग्री अप्रॉक्स। sin 171 है ना, 180 माइनस 9 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस 9 डिग्री, दिस इक्वल टू साइन 9 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 9 डिग्री, है ना। किस क्वाड्रेंट में आ गया ये, 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 114, तो 114 इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ 180 माइनस कितना आ जाएगा 66 डिग्री, दैट इज साइन ऑफ 66 डिग्री। साइन 57 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, देन साइन 399, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 39 डिग्री, दैट इज साइन 39 डिग्री। अब आप देखिए सारी वैल्यूज को, तो ये 90 से छोटी वैल्यू है सारी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, साइन फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 9 डिग्री, फिर 39 डिग्री, फिर 57 डिग्री, फिर 66 डिग्री। अगर मैं इसका साइन लेता हूं तो साइन 9 पे क्या हो जाएगा, साइन 9 डिग्री इज लेस देन साइन 39 डिग्री, इज लेस देन साइन 57 डिग्री, इज लेस देन साइन
66 डिग्री। और साइन 9 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? क्या दिया हुआ? साइन 3 रेडियन, ठीक है ना। साइन 3 लेस देन साइन 39 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 7। साइन 7 लेस देन साइन 57 के करस्पॉन्डिंग साइन 1, ठीक है ना, इज लेस देन साइन 2। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? साइन 3। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? साइन 2। तो लीस्ट वैल्यू पूछा तो क्या हो जाएगा? साइन 3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। Which of the following is the greatest? Cosec 1, cosec 2, cosec 4, cosec of -6. cosec 1 किसके इक्वल हो जाएगा? cosec 57 डिग्री अप्रॉक्स। cosec 2 दैट इज cosec, बोलो, 114 डिग्री अप्रॉक्स। cosec 4 कितना हो जाएगा? cosec 228 डिग्री। देन cosec -6। अब देखो यहाँ पर ये cosec -6 है, तो cosec माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cosec थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec ऑफ 6, दैट इज माइनस cosec ऑफ, और 6 पे कितनी वैल्यू होती है बोलो? 342 डिग्री। cosec 57 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 114 सेकंड क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा? रेफरेंस एंगल 66 डिग्री। तो इसके लिए मैं क्या लिख दे रहा हूँ? cosec ऑफ 66 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। cosec 228 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? नेगेटिव होता है। रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए? 48 डिग्री। तो माइनस ऑफ cosec 48 डिग्री, ठीक है। उसके बाद cosec 342, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस कितना? 18। तो कैसा हो जाएगा? 360 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? माइनस में आ गया ना, और एक माइनस ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया? cosec ऑफ 18 डिग्री। अब इसमें हमसे पूछा क्या? ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है। तो भाई देखो, यहाँ तो ये माइनस आ गया, तो ये तो सबसे लीस्ट हो गया, क्योंकि कोई भी और नेगेटिव नहीं है, अकेला नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला तो लीस्ट हो जाएगा, तो मतलब इसकी तो मुझे बात ही नहीं करना है, ये तो सबसे लीस्ट हो गया। अब इसको देख लो आप, 57 डिग्री, 66 डिग्री एंड 18 डिग्री। तो 18 डिग्री देन क्या? 57, फिर कितना? 66 डिग्री। तो 18 इज लेस देन 57 इज लेस देन 66 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई cosec ऑफ 18 डिग्री, cosec ऑफ 57 डिग्री, cosec ऑफ 66 डिग्री, तो इससे पहले अब आपको एक बात ध्यान में लेके आनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, cosec 0 कितना? इंफिनिटी। फिर 90 पे आके कितना होता है? 1। तो डिक्रीज हो रहा है, यानी cosec x कैसा होता है? cosec x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, समझे? तो cosec x कैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x की वैल्यू एंगल की वजह से बढ़ाएंगे हम, cosec x की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां पर मैं एंगल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, तो cosec, है ना, उस एंगल पे cosec की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी cosec 18 ग्रेटर होगा cosec 57 से, cosec 57 ग्रेटर होगा cosec 66 डिग्री से। हमसे पूछा क्या था? ग्रेटेस्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है? cosec 18 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और cosec 18 के करस्पॉन्डिंग क्या है ना? 18 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है? cosec ऑफ -6, तो ये -6 रेडियन। 57 के करस्पॉन्डिंग 1, तो ये आ गया cosec 1। 66 के करस्पॉन्डिंग 2, cosec 2, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे मिलेगी? cosec ऑफ -6, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
If a is equal to 4 sin theta plus cos square theta, then which of the following is not true? बताइए। देखो, a इज इक्वल टू कितना है, 4 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को लिख ले रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इस फर्स्ट टू टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। अगर मैं इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करूं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, अगर प्लस 4 कहीं से होता तो ये साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता। तो मैंने 4 ऐड कर दिया अंदर, लेकिन बाहर माइनस है, यानी माइनस 4 किया तो प्लस 5 किया, प्लस 4 और किया तो ये प्लस 1 और प्लस 4। आप समझे ना, यहाँ माइनस था ना, यानी मैंने माइनस 4 किया यहाँ पर, देन उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 4 कर दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 4 प्लस 1 5 माइनस ये कितना हो गया बोलो, साइन थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, फॉर मैक्सिमम ए को मैक्सिमम होने के लिए, अब आप देखो ये ए इज इक्वल टू 5 माइनस साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल रहा है। अब ए को मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना होगा पूरा भाई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये तो हमेशा साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर ए को मैक्सिमम होना है तो इस चीज को क्या होना चाहिए, साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम कब होगा, तो अब आप देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अगर आप साइन थीटा -1 रखते तो -1 -2 यानी -3 का होल स्क्वायर रखोगे तो और बड़ा हो गया, 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं से ये -1 मिले, मुझे +1 मिले, -1 और माइनस, अगर -1 लेते तो -1 -2 तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाता ना। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या मिलना चाहिए, 1। अगर साइन थीटा में 1 लेता हूं तो 1 - 2 क्या मिलेगा, -1 -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो ए को फॉर मैक्सिमम ए को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को कितना होना चाहिए, साइन थीटा को +1 होना चाहिए। यानी साइन थीटा +1 होगा किसके ऊपर होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, 90 पे। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या किया, जब साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर +1 यानी 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो आपको पता पड़ गया कि भाई क्या हो गया, ए मैक्सिमम कितना आएगा, 4 एट थीटा इज इक्वल टू π/2। फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम ए को अगर मिनिमम होना है तो ए को मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना होगा। तो यानी साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, -1। तो साइन थीटा -1 होगा तो -1 और -2 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, और साइन थीटा -1 किस पर होता है, एट थीटा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 3π/2। अरे 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे साइन थीटा क्या मिलेगा मुझे, -1। तब ए मिनिमम कितना मिलेगा, ए मिनिमम इज इक्वल टू ये कितना है, 5 माइनस या -3 का स्क्वायर 9, 5 - 9 यानी कितना आ गया, -4 एट थीटा इज इक्वल टू 3π/2। तो 3π/2 पे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, -4, और π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 4। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसा ऑब्जर्वेशन से भी सोच सकते थे। अगर इसको ऑब्जर्वेशन से सोचे तो मुझे क्या दिया था, ए इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। शुरू में आपको ये लगा होगा कि यार मैक्सिमम वैल्यू बताना है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है, कॉस थीटा की 1 मिलती है, यहां से 4 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, 5 आएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है,
लेकिन जिस एंगल पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी उसी एंगल पे कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी 0। ठीक है, तो लेकिन मुझे इस कोएफिशिएंट को देखना है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कॉस का थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ से तो मुझे मैक्सिमम 4 मिल सकता है, जबकि यहाँ से 1 मिलता। लेकिन जिस एंगल पे बात करेंगे, अगर मुझे साइन थीटा को 1 लेना है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। तो एट 90 डिग्री साइन 90 कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब कितना आ गया, 4। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 आ गई और 90 पे कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए मैक्सिमम क्या मिलेगा, 4 एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। ये चीज आप सोच सकते थे मिनिमम कब मिलेगा, तो भाई मिनिमम तब मिलेगा जबकि साइन थीटा कैसा हो, -1 हो। और -1 किस पे होता है, 3π/2 पे, 270 डिग्री पे। तो 270 पे -1 होता है तो ए की वैल्यू -1 मिल जाएगी और cos 270 क्या होता है, 0। ठीक है, तो ए मिनिमम कितना मिलेगा, -4 एट थीटा इज इक्वल टू 3π/2। अब आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दो, बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 5। तो ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है। इसमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, तो भाई ए तो ट्रू नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -4, ट्रू है ये। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए अकर व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, नो, sin थीटा इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, sin थीटा 1 होगा, तो भाई ये भी गलत हो गया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए अकर्स व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा इज इक्वल टू 1 पे मिल रही है क्या, नहीं, -1 पे। मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, -1 पे। तो भाई ये भी गलत हो गया आपका। तो आंसर क्या हो गया इसका, कौन कौन से ऑप्शन, ए, सी एंड डी। ठीक है ना, तो ये नॉट ट्रू, ए, सी एंड डी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 3 cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 होल्ड्स गुड। x की किन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखो, इसके लेफ्ट हैंड पार्ट पे ध्यान दो आप जरा, तो कितना दिया, 3 cos थीटा है ना। तो आपको ये मालूम है कि भाई cos थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो 3 cos थीटा -3 से +3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे ध्यान दो आप अगर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 19। इसकी हम परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप जरा यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -8x, तो 2x का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो यहाँ से 16 अलग आ जाए हो जाएगा और +3 ये आ गया। इसका मतलब x -4 होल स्क्वायर +3। अब आप एक चीज समझो, आप यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है पूरी, मिनिमम वैल्यू उसकी 3 आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा हमेशा और ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की 3 आएगी, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू मिलने वाली है इसकी हमेशा। इसका मतलब ये हो गया कि x -4 होल स्क्वायर +3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हमेशा 3 या 3 से बड़ा मिलेगा। यहां पर देखो मुझे 3 cos थीटा ये भी कैसा मिल रहा है, यहाँ पर ये -3 से बड़ा या फिर 3 से छोटा मिल रहा है। तो 3 cos थीटा लेस देन इक्वल टू 3। इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है कि भाई जो 3 cos थीटा वो भी 3 के इक्वल आएगा और ये जो एक्सप्रेशन वो भी 3 के इक्वल आएगा। केवल एक वैल्यू 3 ऐसी दिख रही है जो दोनों के लिए कैसी है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 3 cos थीटा इज इक्वल टू x -4 होल स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 3। दोनों की एक वैल्यू 3 है जो कि कॉमन है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट इज 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, और cos थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना, 2n पाई। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई।
2 पाई के मल्टीपल पे हमेशा कैसा मिलता है कॉस 1 मिलता है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पर देखो जब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 3 0, यानी x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या मिल गया आपको, x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है। Show that the equation sin theta is equal to x plus 1 upon x is not possible if x is real. Sin theta is equal to x plus 1 upon x, स्क्वायरिंग कर दे रहा है इसकी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, क्योंकि ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ क्या किया, -2। ठीक है, हो गया बैलेंस ये। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अब ये राइट साइड को देखो, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी, क्योंकि यहाँ 4 ऐड हो रहा है, ये तो पॉजिटिव रहने वाली है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है ना, बट साइन स्क्वायर थीटा कैसा होता है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 होगा। ठीक है ना, ये कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ, जबकि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, है ना। और 1 से छोटा का मतलब क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा साइन स्क्वायर थीटा तो। ठीक है, जबकि ये कितना मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो क्या पूछा था इसमें, ये प्रूफ करना था हमें कि किसी भी एक्स रियल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। तो बस यही बताना था हमें। सो एक्स इज गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। गिवन इक्वेशन इज not possible for any value of x। ठीक है, any real value of x। find the range of fx is equal to 1 upon 4 cos x minus 3। देखो समझिए जरा, हमें इसकी रेंज बताना है। ये बोल रहा है आप मुझे बताओ जो कॉस ऑफ एक्स है, ये हमेशा क्या -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ये मालूम है हमें। वहां मुझे 4 दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4 ऑफ कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 4। -3 दिख रहा है, तो यहाँ भी -3 कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 कॉस एक्स -3। जब आप यहाँ -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, -7, यहाँ -3 करोगे तो कितना आ गया, 1। तो 4 कॉस एक्स -3 -7 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब -7 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन मुझे तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। और इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। भाई इसकी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो तो -7 से 1 के बीच में जीरो भी तो आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि भाई 4 कॉस एक्स -3 ये क्या होगा, -7 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल, लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होना, जीरो के इक्वल भी नहीं, जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। या फिर क्या कहेंगे, 4 कॉस एक्स -3 ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। जब इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो 1/4 cos x -3, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/7, और 1/0 दैट इज इंफिनिटी। अब ये ध्यान रखना है, जब हम कभी भी इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं,
इन इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं, इसको हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो ये साइन ऑफ इन इक्वेशन है, ये चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये क्या है, -1/7 से छोटी वैल्यू होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होना चाहिए। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -1/7। यहाँ पर देखो, जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1/4 cos x -3। जब मैं इसको रेसिप्रोकेट कर रहा हूं तो 1/0 यानी क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। तो इन्फिनिटी से, और ये 1 ये कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो 1। तो ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए वैल्यू, और इन्फिनिटी से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो हमारा यही तो हमारा फंक्शन था एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, एफ एक्स लाइज बिटवीन -1/7 से क्या होना चाहिए, छोटी, और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर, बट -1/7 से लेस। यहाँ क्या बोलेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, बोलो माइनस इन्फिनिटी टू -1/7। और -1/7 क्या होगा, इंक्लूड होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। ठीक, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स -2 सेक एक्स कॉस एक्स, तो कितना आएगा, -2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया आपने, +2 कॉस एक्स सेक एक्स कर दिया मैंने। तो ये 2 आ जाएगा ना, 2 बचेगा यहाँ पर। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, कॉस ऑफ एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर +2। इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स है, ये तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2। इसका मतलब एफ एक्स लाइज बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 sin x -6। साइन एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, 5 साइन एक्स। ये -5 से +5 के बीच में लाई करेगा, -6 हो रहा है, तो 5 साइन एक्स -6 कर दोगे तो -11 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ -6 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। यानी 5 साइन एक्स -6 की वैल्यू -11 से -1 के बीच में लाई कर रही है। लेकिन ये क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/5 साइन एक्स। इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया, -1/11। यहाँ कितना आ जाएगा, -1। ये हमारा फंक्शन हो गया। ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, -1 से ग्रेटर, -1/11 से स्मॉलर। ठीक है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू -1/11। तो क्या आ गया आंसर, एफ एक्स ना, रेंज पूछा था तो रेंज ऑफ फंक्शन -1 से -1/11, ये आंसर है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स -3 sin x +2। देखो फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स -3 sin x +2, ये दिया हुआ है। तो हम इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर कितना है, 2 sin x इंटू 3/2। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, दैट इज 1/4। ये ऐड किया तो 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है ना? नहीं 3/2 आएगा ना, है ना? ये 3/2 2ab, तो 3/2 यानी कितना आ गया 9/4, तो ये आ जाएगा 9/4। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, 4 2 8, तो -1/2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा, यानी 1/4 हो जाएगा ये। तो आप एक चीज समझिए, ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स ये कहाँ से कहाँ लाया करता है, -1 से +1 के बीच में। तो साइन एक्स -3/2, तो यहाँ मैंने -3/2 किया, यहाँ भी -3/2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा बोलो, -1 -3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 -3/2, तो -5/2। तो साइन एक्स -3/2 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, -5/2 से -1/2। अब इसका क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग हो रहा है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दोगे, तो साइन एक्स -3/2 होल स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड नेगेटिव नंबर है ना, तो यहाँ भी साइन ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25/4, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 1/4। अब साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर -1/4 भी है, तो -1/4 कर दीजिए, तो क्या हो गया ये साइन एक्स -3/2 होल स्क्वायर -1/4। जब यहाँ -1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 25/4 -1/4, यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 -1/4। ठीक है, यही तो है मेरा फंक्शन पूरा एफ एक्स, ये एफ एक्स मिल गया, तो यहाँ से कितना आ गया 25/4 -1/4, 24/4, 24/4 मतलब 6 हो गया ये। ठीक है ना, ये मेरा फंक्शन बन गया एफ एक्स पूरा, और ये कैसा 1/4 -1/4 जीरो, तो 0 से 6 के बीच में लाई करेगा, तो दैट इज एफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 6। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 6, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -6 sin x + 9 + 3। कितना हो जाएगा ये, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है बोलो, साइन एक्स -3 होल स्क्वायर +3, कितना आ जाएगा ये मॉड ऑफ साइन एक्स -3 + 3, कुछ ऐसा आ गया फंक्शन। तो आप मुझे बताओ जरा, साइन एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो साइन एक्स -3 ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ -3 करोगे तो कितना आ गया -2, और यहाँ -3 करोगे तो कितना आ जाएगा -4। अब क्योंकि यहाँ मॉडुलस मिल रहा है मुझे, इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये आएगा 4, और यहाँ कितना होगा 2, और ये 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, यानी मॉड ऑफ साइन एक्स -3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, और फिर वहाँ +3 हो रहा है तो +3 कर दो, तो मॉड ऑफ साइन एक्स -3 +3, तो यहाँ 3 करोगे तो 4 + 3 कितना आ गया 7, और यहाँ 3 करोगे 3 + 2 कितना आ गया 5। यही हमारा फंक्शन था एफ एक्स, 7 से 5 के बीच में लाई करेगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन बोलो कहाँ से, 5 to 7, ये आंसर। ठीक है।